हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पैडागोजी के कुछ एमसीक्यू करके देखेंगे और कुछ पीवाईक्यू भी हैं इसके अंदर। यानी कि इंग्लिश पैडागोजी की लैंग्वेज हम एचटेट का एग्जाम देते हैं, सीटेट का देते हैं, रीट का देते हैं, कोई भी टेट एग्जाम देते हैं, उसमें हम दो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में और हम एक इंग्लिश को मोस्टली सेलेक्ट करते हैं और बाकी कोई दूसरी लैंग्वेज होती है। हर एक लैंग्वेज की क्या होती है, पैडागोजी, और पैडागोजी सेम होती है चाहे वो किसी भी उसकी हो, इंग्लिश की पैडागोजी हो चाहे हिंदी की हो। अब इंग्लिश वाली पैडागोजी में वही चीजें इंग्लिश में पूछ ली जाती हैं और हिंदी की पैडागोजी में सेम चीजें हिंदी में पूछ ली जाती है। टॉपिक आप सिलेबस उठाकर देखोगे तो सेम मिलेंगे। टाइम खराब नहीं करते, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए। सबसे पहले तो आपका ध्यान होना चाहिए कि क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है ए लैंग्वेज कंपोनेंट, यानी कि एक लैंग्वेज का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। आप कंपोनेंट की बात करोगे तो लैंग्वेज के 5 कंपोनेंट पढ़ते हैं हम। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तीसरा क्या पढ़ते हैं हम, सिंटैक्स। चौथा क्या पढ़ते हैं, सिमेंटिक। और पांचवा पढ़ते हैं हम प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स ये हम पढ़ते हैं। अब ऐसा तुम्हें इनमें से शायद कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, मेन हमारे यही 5 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ देखने पर आपको एक भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो सारे ही नहीं है, ऐसा नहीं है। फोनोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, फोनोलॉजी के अंदर हम साउंड की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहला क्या होता है, फनीम होता है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, फनीम, यानी कि किसी भी साउंड की सबसे जो छोटी यूनिट होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। कुछ भी कैप है, जैसे कि मैं कहूँ कि BAT, तो इसमें 3 साउंड आ रही है, यानी कि 3 फनीम यूज की गई है, ठीक है। तो सबसे ध्वनि की यानी कि साउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसको बोला जाता है फन। और फोनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, साउंड की स्टडी करते हैं, ध्वनि की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फोनोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जिसके अंदर मीनिंगफुल वर्ड बोला जाता है, जैसे कि बैट, ये पूरा क्या है, ये एक क्या है, वर्ड, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है जिसका मीनिंग निकले, वो क्या होती है, वर्ड। यानी कि मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, वोकैब पढ़ते हैं या वर्ड्स पढ़ते हैं, वर्ड्स, ठीक है। फिर आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। देखो सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। जैसे कि हम ग्रामर के रूल पढ़ते हैं या हम टेंसेस जो पढ़ते हैं, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले बच्चों क्या लेना है, सब्जेक्ट। नॉर्मल सेंटेंस के अंदर क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, फिर मेन वर्ब लेनी है, फिर अदर ऑब्जेक्ट लेना है। यानी कि ये क्या होता है, हमारा एक सिंटेक्स होता है। जैसे कि मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वो उसका पर्टिकुलर एक तरीका है कि सबसे पहले हमने नाउन लिया या फिर प्रोनाउन लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर मेन वर्ब लिया, फिर उसके साथ हमने ING लगाया, फिर स्कूल अदर ऑब्जेक्ट की तरह लिया। यानी कि वो क्या होता है, हमारा सिंटेक्स होता है। फिर आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक तरीके से सेंटेंस को चेक किया जाता है। जैसे कि हम कह देते हैं कि माई ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड। अब एक्सपायर्ड क्या है, गलत है। एक्सपायर्ड की जगह हमने क्या यूज करना चाहिए, पास्ट अवे, यानी कि सिमेंटिक तरीके से। अब सिमेंटिक में क्या पढ़ा जाता है, लिटरल मीनिंग, यानी कि जो डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग निकलते हैं ना शब्दों के, वो एज इट इज पढ़े जाते हैं। और प्रैग्मेटिक में क्या होता है, प्रैग्मेटिक में होता है कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग पढ़े जाते हैं, यानी कि डीप मीनिंग पढ़े जाते हैं। जैसे कि मैंने बार बार एग्जांपल दिया कि चेयर को हम लिटरल मीनिंग तो क्या होता है इसका, फर्नीचर। लिटरल मीनिंग क्या होता है इसका, फर्नीचर। लेकिन गवर्नमेंट जब सत्ता में आती है तो उनको जो चेयर मिलती है, उस चेयर का मीनिंग क्या होता है, सत्ता भी होता है, ठीक है। या मैं ये कहूं कि मोहन एट बर्गर, इसका मीनिंग तो क्या है, मोहन ने बर्गर खाया। और मैं कहूं बर्गर एट द मोहन, इसका मतलब क्या है कि मोहन को बर्गर खा गया। अब ये वाला जो रूल है, ये तो सिंटेक्स इसका सही है और सिमेंटिक तरीके से भी ये सही है, लेकिन जब इसकी लिटरल मीनिंग तो यही निकलता है कि मोहन ने बर्गर खाया। जब इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग की बात करते हैं या डीप मीनिंग की बात करते हैं, तो मोहन ने बर्गर ज्यादा खा लिया इसलिए मोहन की डेथ हो गई, ठीक है।
तो ये क्या होता है, प्रैग्मेटिक मीनिंग। अब 5 कंपोनेंट में जो फोनोलॉजी होता है ना, ये तो किसकी बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं। ये दोनों किसकी बात करते हैं, ये दोनों बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और ये दोनों किसकी बात करते हैं, ये दोनों बात करते हैं मीनिंग की। यानी कि 5 कंपोनेंट को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, साउंड की बात कौन करेगा, स्ट्रक्चर की बात कौन करेगा, और थर्ड वन मीनिंग की बात कौन करेगा। साउंड में तो फोनोलॉजी आता है, स्ट्रक्चर में सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में तो हम किसका अध्ययन करते हैं, वर्ड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसको इसको मॉर्फिन, वर्ड्स की जो स्टडी करते हैं उसको तो मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। और स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड क्या होता है, मॉर्फिन होता है, ठीक है। और सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स में उन वर्ड्स के क्या चेक करे जाते हैं, मीनिंग। अब चेक करो हमारा क्वेश्चन कौन सा लैंग्वेज का पार्ट नहीं। अब स्पीच जो बोल रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर हम क्या किसकी बात करेंगे, उसके अंदर एक सिंटेक्स होना चाहिए। साउंड की बात करेंगे, फोनोलॉजी होना चाहिए। ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में क्या देखते हैं हम, सिंटेक्स देखते हैं। और ग्रामर में क्या देखते हैं, सिमेंटिक तरीके से भी सही होना चाहिए। लेकिन मनुस्क्रिप्ट क्या होता है, ये क्या होता है, लिपि होता है। यानी कि किसी भाषा को लिखने को ढंग को क्या कहते हैं, लिपि। और हर लैंग्वेज की अपनी अपनी क्या होती है, लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। ऐसे हर एक लैंग्वेज की अपनी एक लिपि होती है। तो इस लिपि को हम इसका कंपोनेंट नहीं मानेंगे। तुम ये मत समझना कि जब हम लैंग्वेज का हिंदी में व्याकरण वाला चैप्टर पढ़ते हैं, व्याकरण हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो पहला चैप्टर भाषा वाला पढ़ते हैं, तो उस भाषा में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम व्याकरण पढ़ लिया यानी कि ग्रामर पढ़ लिया, भाषा पढ़ लिया, उसकी साउंड पढ़ ली और उसकी लिपि पढ़ ली। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। जब कंपोनेंट पढ़ते हैं तो कंपोनेंट में मनुस्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा जाता है, उसकी लिपि को नहीं पढ़ा जाता है, उसके कंपोनेंट ये होते हैं। तो इसका मतलब नहीं वाला आंसर कौन सा आ गया, 4। सेकंड देखो, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट ए जील। जील का मतलब क्या होता है, उत्साह। जील का मतलब क्या होता है, उत्साह पैदा करना। टू लर्न समथिंग न्यू इन ए लैंग्वेज, यानी कि टीचिंग जो इंग्लिश टीचिंग के जो मेथड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, उसमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, जील, यानी कि उत्साह उत्पन्न करती है। टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज में हम कुछ नया सीखें। जैसे पिछला क्वेश्चन था, अब मैं सीधा टिक लगवा देती कि मनुस्क्रिप्ट है, लिपि है, ये इसका कंपोनेंट नहीं है, बट मैंने उसको पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया तो तुम्हारा शायद इंटरेस्ट जागा होगा। मैंने तुम्हें सीखने के लिए क्या किया, तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट किया। या तो हम किसी को इंटरेस्ट क्रिएट करवा कर सिखा सकते हैं, या हमारे टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, या हम जो इसके साथ सामग्री जो लेकर आते हैं वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, या किसी बच्चे को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा होगा तुमने सीडीपी में, मोटिवेशनल थ्योरी, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगर किसी ने ना भी पढ़ा हो तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस में डाल रखा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आप वहां से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे को उत्साहित कैसे कर सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। ऑर्डर में देखो ये भी एक प्रिंसिपल है, किसी चीज को सिखाने का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। जैसे कि हम सबसे पहले कौशल जो लर्निंग स्किल्स होती है उसमें सबसे पहले क्या सीखते हैं, हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, लिसनिंग सीखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम स्पीकिंग करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, और फिर क्या करते हैं, राइटिंग। ये क्या है, हमारा लर्निंग स्किल्स का प्रॉपर ऑर्डर है। लेकिन वहां पर क्या कह रहा था कि उत्साह पैदा करना, तो यहाँ पर कोई उत्साह की बात नहीं आई। दूसरा द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट, अब पढ़ने की हैबिट होगी तभी तो कुछ सीखेगा ना, लेकिन वहां फिर उत्साह की बात कर रहा था। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगर यही क्वेश्चन हिंदी वाली पैडागोजी में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम कुछ जो मटेरियल, जो सब्जेक्ट, जो हमारा विषय वस्तु कंटेंट होता है ना, वो सिलेक्टेड पढ़े। अब पेपर देना है इंग्लिश का और हम पढ़ के जा रहे हैं मैथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब सिलेक्शन का प्रिंसिपल होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है, ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश के क्या है, TOE के क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई थी, जील की बात की गई थी, उत्साह की बात की गई थी। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हम किसी को मोटिवेट करके उसके अंदर उत्साह पैदा कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट देखो, द मेथड एमर्ज्ड एज ए रिएक्शन ऑफ, यानी कि इस क्वेश्चन को, इस शब्द को उठाओ, इस वर्ड को उठाओ, ऑफ द वेरियस डीमेरिट,
यानी कि किसी की डीमेरिट की बात की गई है। ऑफ द जीटीएम, यानी कि आप इंग्लिश के अंदर अलग अलग मेथड पढ़ते हो, उन अलग अलग मेथड्स में कुछ मेरिट होती है और किसी की क्या होती है, कुछ डीमेरिट होती है। यहाँ पर कहा गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है कि जीटीएम की जो डीमेरिट थी, यानी कि जो उसके डिसएडवांटेजेस थे, उसके रिएक्शन में फिर क्या निकल कर आया था। यानी कि मैंने कहा कि एक मेथड है मेरे पास जीटीएम, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा मेथड इसके अगेंस्ट में, यानी कि इसकी डीमेरिट थी, उसको कम करने के लिए कौन निकल कर आया था, उसको कम करने के लिए उसके रिएक्शन में, मतलब जीटीएम में कोई कमी रही होगी, उसकी डीमेरिट्स को का रिएक्शन में कौन सा मेथड निकल कर आया था, वो मेथड कौन सा था, डायरेक्ट मेथड। वो मेथड का नाम क्या था, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जीटीएम में तो क्या था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि आपको सामने टीचर खड़ा, बुक लेकर खड़ा हो गया, आपको एक सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि द मेथड एमर्ज्ड एज, मतलब एक एक शब्द का मैं हिंदी ट्रांसलेट करना शुरू कर दूं। यानी कि जैसे कि दो लैंग्वेज होती है, एक तो क्या होती है फर्स्ट लैंग्वेज और एक क्या होती है सेकंड। यहाँ पर हम सेकंड लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, और फर्स्ट लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं। यानी कि जीटीएम में क्या यूज की जाती है, मदर टंग, मतलब एक शब्द पकड़ा, उसकी हिंदी ट्रांसलेट कर दी, या उसको मदर टंग में बता दिया, मातृभाषा में बता दिया, फिर दूसरा शब्द पकड़ा, उसको मातृभाषा में बता दिया। इस तरीके से ये सबसे पुराना मेथड है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा, इसके और क्या क्या नाम है, क्लासिकल मेथड, इसका नाम क्या है, देखो इस जीटीएम मेथड को और क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्लासिकल मेथड बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं, पुराना है तो इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। और क्या किसके ऊपर, यानी कि इसके अंदर यूनिट क्या है, क्योंकि शब्दों का खेल है, तो यानी कि इसकी लैंग्वेज की यूनिट क्या है, वर्ड्स, यानी कि एक एक वर्ड्स को किस में बताया जाता है, मातृभाषा में बताया जाता है। जोर किसके ऊपर दिया जाता है, मातृभाषा, मदर टंग पे। यानी कि आप कहोगे फोकस ऑन, फोकस किस पर किया जाता है, मदर टंग के ऊपर किया जाता है, मदर टंग पर किया जाता है। तो फिर अवॉइड को किसको किया जाता है, अवॉइड किसको किया जाता है, जो टारगेट लैंग्वेज है, जो टारगेट, जो बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं ना, जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनको भी बहुत अच्छे से साथ लेकर चलूंगी, आप टिके रहना, जमे रहना। जीटीएम को क्लासिकल मेथड बोला जाता है, ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है। यूनिट क्या होती है, शब्द, यानी कि एक एक शब्द को पहले मातृभाषा में बताया जाता है। फोकस किस पर रहता है, मदर टंग के, मदर टंग लैंग्वेज के ऊपर रहता है, मदर टंग लैंग्वेज के ऊपर रहता है, ठीक है। अवॉइड किसको किया जाता है, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कौन सी है, अभी यहाँ पर इंग्लिश सिखाना। अब हमारा टारगेट क्या है, इंग्लिश सिखाना, और इंग्लिश में हम बातें कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पर फोकस और किस पर किया जाता है, और किस पर किया जाता है, यानी कि रीडिंग पर, और किस पर किया जाता है, राइटिंग पर जोर दिया जाता है। क्या किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर जोर दिया जाता है। और फिर किसको अवॉइड किया जाता है, किसको अवॉइड किया जाता है, स्पोकन इंग्लिश को। किसको अवॉइड किया जाता है, स्पोकन इंग्लिश को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, वोकैब के ऊपर जोर दिया जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी पर जोर दिया जाता है, एक्यूरेसी पर। तो फिर और किसको अवॉइड किया जाता है, फ्लुएंसी। देखो भाषा को सीखना है, यानी कि स्पोकन को अगर अवॉइड कर दिया, इसका मतलब फ्लुएंसी को भी क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया गया। फ्लुएंसी को भी क्या कर दिया गया, यहाँ पर अवॉइड कर दिया। यानी कि स्पोकन इंग्लिश को अवॉइड कर दिया, फ्लुएंसी को अवॉइड कर दिया, फिर टारगेट लैंग्वेज को अवॉइड कर दिया, और टारगेट लैंग्वेज यहाँ पर क्या है, हमारी इंग्लिश है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसके अंदर कौन सा मेथड चलता है, रूल टू एग्जाम्पल। इसके अंदर और क्या चलता है, रूल टू एग्जाम्पल बच्चे को सिखाया जाता है। अब रूल टू एग्जाम्पल मेथड को क्या बोला जाता है, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव, डिटेक्ट करता है, डिटेक्टिव मेथड, ठीक है। आपसे पूछा जाए जीटीएम मेथड के और कौन कौन से नाम है, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, रूल टू एग्जाम्पल मेथड, डिटेक्टिव मेथड। फोकस किस पर दिया, मातृभाषा में सिखाया जा रहा है, टारगेट लैंग्वेज को अवॉइड किया जा रहा है, स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन के ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर फ्लुएंसी पर भी कम ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि रीड कर रहा है बच्चा और राइट कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, ठीक है। रूल पहले बता दिया आपको कि ये शब्द, इसका ये मीनिंग है, मातृभाषा में इसको ये कहते हैं, इसको यहाँ यूज किया जाता है,
ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जो ग्रामर है उसको क्या कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया। अब इस चीज के अंदर, अब मेन तो क्या था, हमें इंग्लिश सिखानी थी, हमें स्पोकन आनी चाहिए, उसको क्या कर दिया गया, अवॉइड कर दिया गया। तो इसको रिएक्ट करने के लिए फिर दूसरा मेथड आया डायरेक्ट, जो बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है, यानी कि जीटीएम मेथड को अवॉइड करने के लिए इसके रिएक्शन में कौन सा मेथड आया, डायरेक्ट। आप इस कीवर्ड को पकड़ो, इस कीवर्ड को पकड़ो, ये क्या था, रिएक्शन। अब रिएक्शन किसका करना था, डीमेरिट्स का, किसकी, जीटीएम की। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या आया, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड इससे अपोजिट। सबसे पहले देखो ये क्या चलता है, एग्जाम्पल टू रूल। कैसे चलेगा, एग्जाम्पल टू रूल। दूसरा क्या बोला जाएगा इसको, इंडक्टिव, उसका अपोजिट है इंडक्टिव मेथड। ठीक, तीसरा क्या है कि इसके जो है यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, सेंटेंसेस, सेंटेंस। ठीक है, इसकी यहाँ पर वर्ड्स है, वहां पर सेंटेंस है। ठीक है, और क्या होगा, फोकस किसके ऊपर किया जाएगा, फोकस किस पर किया जाएगा, फ्लुएंसी पर किया जाएगा। और किस पर किया जाएगा, टारगेट लैंग्वेज पर किया जाएगा। टारगेट लैंग्वेज क्या थी हमारी, इंग्लिश थी। ठीक है, तो अवॉइड किसको करेंगे, अवॉइड करेंगे राइटिंग, और रीडिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जोर किस पर लगाएंगे, फोकस किस पर करेंगे, स्पोकन। फोकस एक यहाँ पर ही लिख देती हूँ, किस पर करेंगे, स्पोकन के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, और किस पर बात करेंगे, स्पीच एंड लिसनिंग बोथ आर फोकस, मतलब बोलने पर और फिर सुनने पर। कोई बच्चा प्रोनाउंसिएशन, देखो यहाँ पर एक इसके अंदर किसको अवॉइड किया गया, प्रोनाउंसिएशन को अवॉइड किया गया। जो बोलेगा तभी तो बच्चा अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करना सीखेगा। तो यानी कि यहाँ पर किस पर जोर दिया गया, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी जोर दिया गया। और किस पर दिया गया, स्पीच पर। ठीक है, बच्चा स्पीच कैसे करेगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेगा। और फिर किस पर जोर दिया गया, लिसनिंग पर। सीधी सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब और तो मैंने जीटीएम को एक्सप्लेन कर दिया, डायरेक्ट को कर दिया। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल क्या होता है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच के मेथड को क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल। यानी कि आप उसमें टारगेट लैंग्वेज को भी, मतलब इंग्लिश को भी अवॉइड नहीं करोगे और मातृभाषा को भी, यानी कि दोनों को साथ साथ जब सिखाओगे बच्चे को तो उसको बोला जाता है बाइलिंगुअल मेथड। अब बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन करनी हो तो मातृभाषा में कर दो, लेकिन जब आप उससे स्पीच करवाओगे, उसके प्रोनाउंसिएशन करवाओगे, तब आप किस पर ज्यादा जोर दोगे, स्पोकन पर। यानी कि इन दोनों के मेथड के बीच का कौन सा मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड। इसके अंदर दोनों भाषाओं में, यानी कि मदर टंग के अंदर भी एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन तो मदर टंग में ही करोगे, लेकिन फोकस किसके ऊपर करोगे, फोकस करोगे आप स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, स्पीच के ऊपर। ठीक है, आ गया होगा शायद समझ में इतना समझाने के बाद। तो नेक्स्ट देख दो, विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। अब नेचुरल मेथड, इसी का जो हमारा डायरेक्ट मेथड था पीछे एक्सप्लेन किया, इसी को हमने क्या बोला था, डायरेक्ट मेथड, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड। ये इसके अंदर फोकस किसके ऊपर किया जाता है, फोकस किस पर किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन, और किस पर किया जाता है, स्पोकन, और किस, स्पोकन, और किस पर किया जाता है, स्पीच, और किसके ऊपर किया जाता है, फ्लुएंसी, और किस, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट क्या है, सेंटेंस। अवॉइड किसको करते हैं, अवॉइड करते हैं मदर टंग को, मदर टंग को। ठीक है, तो यानी कि विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए हमारा नेचुरल मेथड कौन सा होना चाहिए, नेचुरल मेथड होना चाहिए डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब जीटीएम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाइलिंगुअल को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करूं तो इसको कहाँ समझाते हैं, इसको यहाँ समझाते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर काम किसने किया था, डी पाल्मर ने किया था। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, आप उसके अंदर पुट करते जाओगे। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग ही क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पुट करना। यानी कि मीनिंग इसका क्या है, पुट करना, पुट करना। अब सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, टीचर है ना, टीचर का काम है वो बच्चे को क्या देगा, एक मॉडल देगा।
ठीक है, मॉडल देगा और उसके अंदर कुछ क्या होते हैं, कांस्टेंट वर्ड्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट वर्ड्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, और वेरिएबल का मतलब क्या, अच्छा ये तो गड़बड़ी हो गई, चलो इसको ऐसे करते हैं। टीचर क्या करता है, कुछ तो क्या देता है, कांस्टेंट वर्ड, और कुछ क्या देता है, वेरिएबल वर्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया कि गुड क्या है, कांस्टेंट, तो मैंने लिखा टीचर क्या देता है, टीचर ही फिक्स करता है एक मॉडल, और उसने लिख दिया ही इज ए गुड बॉय। फिर लिख दिया मोहन इज ए गुड बॉय। फिर लिख दिया राम इज ए गुड बॉय। तो इसके अंदर फिक्स क्या था, गुड। ठीक है, और फिर बच्चे को 2-3 सेंटेंस ऐसे लिख कर सिखा दिए और फिर बच्चा अपने आप ही सेंटेंस बनाना सीख जाता है। यानी कि इसको, ये तो क्या था, फिक्स, और ये बाकी सारे वर्ड्स क्या थे, वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पुट करना। ठीक है, तो इस मेथड को इसलिए क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट मेथड बोला जाता है। और ये देने वाले कौन थे, ये देने वाले थे H.E. पाल्मर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड बोला जाता है इसको। और क्या होता है, इसके अंदर मॉडल सेंटेंस दिए जाते हैं। ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस क्या था, ये सेंटेंस था मॉडल सेंटेंस था। ठीक है, इसकी डीमेरिट क्या है, इसकी डीमेरिट ये है कि आप इसमें बच्चे को पोइट्री, प्रोज, ग्रामर, ये सब चीजें नहीं सिखाते। यानी कि बच्चे को आपने एक सेंटेंस सिखाया और उससे ही फिर आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो, लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसकी डीमेरिट क्या हो सकती है, इसकी डीमेरिट हो सकती है, एक तो क्या लेता है, ये टाइम लेता है, बहुत टाइम लग जाता है लैंग्वेज सिखाने में। दूसरा क्या होता है, आप इसमें प्रोज, ग्रामर, ये क्या कहते हैं, पोइट्री, ये सब चीजें नहीं पढ़ा सकते हो। आपने सिर्फ एक फॉर्मेट की फॉर्म में आपने बच्चे को कुछ चीजें रटवा दी है, कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, पूरी लैंग्वेज को नहीं सिखा सकते हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें पूछा था विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड कौन सा होता है, नेचुरल मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बाकी मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट देखो, चूज द प्रोडक्टिव स्किल। पहली बात, आपके पास कितनी स्किल्स होती है, इसमें लैंग्वेज के अंदर कितनी स्किल्स होती है, 4 स्किल होती है। सबसे पहले क्या होती है, हिंदी में भी ऐसे ही बोलोगे, सबसे पहले बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, सुनना शुरू करते हैं, फिर क्या करता है, बोलना करते हैं, फिर क्या करता है, पढ़ना, और फिर क्या करता है, लिखना। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगी, पहली लिसनिंग, फिर क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, फिर क्या हो जाएगी, रीडिंग, और फिर क्या हो जाएगी, राइटिंग। ठीक है, जहां पर बच्चा सुन रहा है और जहां पढ़ रहा है, यानी कि सुनना और पढ़ना मतलब कुछ चीजों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, रिसीव कर रहा है। मान लो मैं सुन रही हूँ, अब तुम मुझे सामने खड़ा होकर कोई सुना रहा है, तो मैंने क्या किया, उसके विचारों को सुन लिया। या मैं किसी की लिखी हुई चीजों को पढ़ रही हूँ, तो भी मैंने क्या कर लिया, रिसीव। तो इनको तो क्या बोला जाता है, लिसनिंग को और रीडिंग को तो क्या बोला जाता है, रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक है, और अगर मैं बोल रही हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, मतलब मैं अपने विचार दूसरे को बता रही हूँ। एक होता है दूसरे के विचार को ग्रहण करना, और एक होता है अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना, प्रस्तुत करना। तो जब मैं रिसीव कर रही हूँ तो उसको बोला जाता है रिसेप्टिव स्किल, और जब मैं उनको बता रही हूँ या मैं उनको लिख कर दे रही हूँ तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, अब बात करते हैं, चूज द प्रोडक्टिव स्किल। किसकी बात की गई, प्रोडक्टिव। अब प्रोडक्टिव में कौन कौन सी आती है, या तो क्या आ जाएगा, बोलकर बताना, स्पीकिंग, या फिर क्या आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, या क्या आ जाएगा, राइटिंग। अब इनमें से देखो कौन सी है, स्पीकिंग क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। लिसनिंग और रीडिंग ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। और रीडिंग लाउड ये तो इसी का पार्ट हो गया, जोर से बोलना या फिर चुपचाप पढ़ना। नेक्स्ट देखो, मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि क्या कर रहे हैं, बराबर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए लिंग्विस्टिक लर्निंग। लिंग्विस्टिक लर्निंग का मतलब क्या होता है, भाषा को सीखने में।
और इक्वली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब तो क्या होगा? प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग, यानी कि जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट थे। अब कौन से कंपोनेंट बताए थे? 5। क्या क्या बताए थे? फोनोलॉजी, फिर क्या बताया था? मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक, यानी कि सब का हम इक्वली यूज कर रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ चल रहा है? साउंड के ऊपर भी चल रहा है, हमारा ध्यान वर्ड्स के ऊपर भी चल रहा है, हमारा ध्यान सिंटैक्स पे भी चल रहा है, हमारा ध्यान मीनिंग के ऊपर भी चल रहा है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम साउंड की भी बात कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं और हम मीनिंग की भी बात कर देते हैं। ठीक है, तो साउंड में तो क्या पढ़ते हैं हम? फोनोलॉजी। स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, और क्या पढ़ते हैं? सिंटैक्स। और इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक। ठीक है, यहां पर कौन से मीनिंग की बात करते हैं? लिटरल मीनिंग, जो ग्रामर में, जो डिक्शनरी में होते हैं। और यहाँ पर किसकी बात करते हैं? कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, या फिर हम किसकी बात करते हैं? डीप मीनिंग की बात करते हैं। तो उनका क्या कर रहे हैं? बराबर बराबर रोल है उनका। तो बराबर बराबर क्या है उनका? इक्वल। इक्वल का मतलब उनका इक्वली प्रोपोर्शनली हम उनको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? मीनिंग। अब मीनिंग का तो मैंने अभी बताया था, मीनिंग में हम 2 चीजों को उठाते हैं। एक तो किसको उठाते हैं हम? सिमेंटिक को उठाते हैं, और दूसरा किसको उठाते हैं हम? प्रैग्मेटिक्स को उठाते हैं। प्रैग्मेटिक्स को उठाते हैं। दोनों में ही हम किसकी बात करते हैं? मीनिंग की बात करते हैं। तो आंसर सीधा सीधा ही क्या आ जाएगा? सिमेंटिक। सिंटैक्स में किसकी बात करते हैं? सिंटैक्स में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट को कहाँ रखें, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखें, क्वेश्चन वाले वर्ड्स को कहाँ रखें, मेन वर्ब को पहले रखें बाद में रखें, आईएनजी कहाँ लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी है, वो सब चीजें। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, यानी कि स्टूडेंट को आवश्यकता है ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, अपने आइडियाज को दिमाग के अंदर भरने की। ऑर्गेनाइज देम, पहले दिमाग के अंदर आइडियाज को कलेक्ट करता है, फिर उनको एक तरीके से लगाता है, ऑर्गेनाइज करता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज देम ड्राफ्ट, यानी कि आप फिर उसका क्या करता है? ड्राफ्टिंग करता है कि पहले मैं ये काम करूंगा, फिर मैं एक, सबसे पहले अपने आइडियाज को अंदर लिया, फिर उनको तरीके से जचाया, सेट किया, फिर उनको क्या करता है? एडिट करता है, नहीं ये नहीं, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। फिर उनको क्या करता है? रिवाइज करता है। देयर वर्क इज ए प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट, अब वो रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऐसा करने के लिए वो क्या करता है? राइटिंग स्किल करता है। अब कोई भी, आप मान लो बच्चे को पैराग्राफ दे दिया, अब पैराग्राफ मान लो लिख दिया, पहले बता दिया कि माई स्कूल के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, या माई आइडियल लीडर के ऊपर लिखना है, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा? उसके बारे में पहले सारी चीजें सोचेगा, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, वो सारे आइडियाज को सोचेगा, फिर उनको लिखेगा कि पहले मुझे नाम लिखना है, पहले मुझे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, या मुझे उसका लिविंग मतलब बर्थ प्लेस लिखना है, फिर उसने क्या क्या अचीवमेंट की, उसका इंटरेस्ट क्या था, फिर उससे मुझे लास्ट में क्या लिखेगा, मुझे उससे क्या शिक्षा मिलती है। अब कोई बात उसने ऊपर नीचे लिख दी तो वो क्या कर देगा? उसको एडिट एंड रिवाइज, क्या करेगा? उसको एडिट एंड रिवाइज अपने काम को। तो ऐसा करते टाइम वो क्या करता है? ऐसे काम करते टाइम वो क्या करता है? राइटिंग करता है। लिसनिंग में तो क्या करता है? सुन लिया उसने। रीडिंग में क्या? दूसरे की लिखी हुई बातों को पढ़ लिया। अब यहाँ पर तो वो क्या कर रहा था? एडिट कर रहा था। एडिट करने का बाद अब बोल दी, स्पीकिंग। बोलते टाइम मान लो कोई बच्चा स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, अब वो बोल ही चुका था, फिर उसको कुछ एडिट कर सकते हैं क्या? हाँ, वो ये जरूर कह सकता है, अरे वो तो मैंने गलत बोल दिया था, अब मैं उसको ठीक कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप राइटिंग करते टाइम आप उसको एडिट कर सकते हो अपने काम को। नेक्स्ट, ए टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब ए डोमेस्टिक सीन विच शो द फादर कुकिंग इन द किचन, यानी कि एक टेक्स्ट बुक में, एक बुक के अंदर क्या डिस्क्राइब कर रखा है? घरेलू काम को, घर के अंदर जो सीन चल रहा है उसको डिस्क्राइब कर रखा है। विच शो द फादर कुकिंग इन द किचन, यानी कि फादर क्या कर रहे हैं? किचन के अंदर खाना बना रहा है। द मदर कमिंग होम फ्रॉम वर्क, और माँ बाहर से काम करके आती है। एंड देयर सन सिविंग, यानी कि सिलाई कर रहे हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट कन्वेड, यानी कि वो पिक्चर क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? वहां पर किसकी बात हो रही है? देखो सारा उल्टा पुल्टा काम है। घर से मतलब नॉर्मली क्या कंसीडर किया जाता है? जेंट्स घर से बाहर काम करेंगे और लेडीज है वो किचन में खाना बनाएंगी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है।
ठीक है, अब उल्टा हो रहा है तो इसका मतलब क्या बात हो रही होगी वहां पर, या तो जेंडर बायस जो लिंग को लेकर जो विभिन्नताएं होती हैं उसको समझाने की कोशिश की गई है, या जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जो रूढ़िवादिता धारणाएं होती हैं कि औरतें यही काम करेंगी और आदमी यही काम करेंगे। दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि टॉपिक कहाँ से उठाया गया होगा, या तो जेंडर बायस से उठाया गया है या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप से उठाया गया है। अभी देखो, वैसे तो तुम इसको कहाँ पढ़ते हो, सीडीपी में पढ़ते हो, लेकिन ये क्वेश्चन फिर कहाँ पूछ लिया गया, लैंग्वेज, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कहाँ उठा के पूछ लिया गया, लैंग्वेज में पूछ लिया गया। जैसे नॉम चॉम्स्की के क्वेश्चन लैंग्वेज में आते हैं, ऐसे ये भी उठाया गया। तो यहाँ पर किसको किया गया, रिमूव, यानी कि क्या किया गया है, रिमूव किया गया है जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब क्या होता है, लिंग विभिन्नता। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बताकर आपको चेक किया गया है कि आपको लैंग्वेज की कितनी नॉलेज, आपको एक पैराग्राफ से दे दिया और आपसे ये क्रॉस चेकिंग की गई है क्वेश्चन पूछकर कि आपको लैंग्वेज के, आपको वर्ड्स की कितनी मीनिंग है, आपको वोकैब कितनी आती है। तो यहाँ पर क्या रिमूव किया गया है, देखो, डिग्निटी ऑफ लेबर, काम की मतलब डिग्निटी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेक्सेस, अब यहाँ पर हम इसमें बात नहीं करते, इनकी बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात आती है, जेंडर बायस को रिमूव करने की बात की गई है। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन द चिल्ड्रन। अब थिंकिंग स्किल, सोचने की शक्ति, कौन से क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे टाइप के क्वेश्चंस प्रमोट करेंगे थिंकिंग स्किल, सोचने की शक्ति को बच्चों के अंदर वो करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल में तो क्या होता है, जो डेटा होता है, हरियाणा कब बना, इंडिया आजाद कब हुआ, फ्रीडम कब मिली उसको, ये क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं। इसमें तो सोचने का कोई मतलब है ही नहीं, डायरेक्ट बेस डेटा उठाया और उसको हमने क्या कर लिया, रोट कर लिया, क्रैम कर लिया, यानी कि यहाँ पर तो उसकी थिंकिंग को प्रमोट नहीं कर रहे। क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन रीडिंग टेक्स्ट, अब पढ़ लिया और उससे आप उससे आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मुझे यहाँ बात जमती नजर आ रही है। अगला देखो, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब भी क्या होता है, यस नो वाले आंसर होते हैं, जो सिर्फ फैक्ट्स वाले होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड, जिसका बच्चा कुछ भी आंसर लिख सकता है, और एक होता है क्लोज एंडेड, इसका आंसर यही होगा। फिलिंग द ब्लैंक टाइप, यस नो टाइप वाले जो आंसर होते हैं, राइट रॉन्ग वाले जो आंसर होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं सोचेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं सोचेगा। क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, अब पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया और उसमें से आंसर निकाल दिया, तो बच्चे ने सोचा क्या है, सामने तो परोस रखा था, उसमें से निकाले, तो उसने सोचने का कोई काम नहीं किया, यानी कि ये भी गलत होगा। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जहां पर बच्चा अपना सोच समझ से जो आंसर देगा, वहां पर किसको प्रमोट किया जाएगा, थिंकिंग स्किल्स को। वैसे तो स्किल्स के अंदर हम थिंकिंग की बात ही नहीं करते, हम तो किसकी बात करते हैं, लिसनिंग की बात करते हैं, स्पीकिंग की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, राइटिंग की। लेकिन थिंकिंग भी तो एक तरह की क्या है, स्किल है, और वो कहाँ से इंक्रीज होगी, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन से वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखो, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग द टीचर मस्ट नो, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग, यानी कि सिखाने के लिए जो कम्युनिकेटिव अप्रोच की जाती है, द टीचर मस्ट नो व्हाई इट इज, टीचर को जरूरी है जानना कि ये क्यों हो रहा है। बेटर टू टॉलरेट एरर इन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देयर सेल्व्स, मुझे तो यही बात समझ में आ रही है कि जब बच्चा कुछ गलतियां करे, एरर करे, तो उसको क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चा क्या करता है, गलतियों से ही सीखता है। अगर गलती, वो कहते हैं ना, ठोकर खाने से अक्ल आती है। अब जब गलतियां होंगी और फिर उस बच्चे उसको करेक्ट करते हैं, तो वो ताउम्र हम उसको भूल नहीं पाते हैं। ठोकर खाई हुई चोट कभी भी नहीं भूली जाती इंसान से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, ये तो सही है, नॉट टू अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर सेल्व्स, ये तो होता ही नहीं कि बच्चे को अलाउ ही ना करो कि आप वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए। नॉट टू टॉलरेट एरर, टॉलरेट करना पड़ेगा भाई, टीचर का काम ही है कि बच्चा गलतियां करता रहे और आप उसको करेक्ट करवाते रहो, ठीक है। रिमेडियल टीचिंग्स में पढ़ते हैं हम ये सब चीजें। फिर आता है बेटर टू नोट डाउन द एरर, यानी कि आप गलतियां कर रहे हैं और उसको आप नोट करते रहो। अरे बच्चे को करेक्ट करवाना है, और करेक्ट कैसे करेगा, जब बच्चा पहले गलती करेगा उसको आप एक्सेप्ट करो, फिर आप उसको रिमेडियल टीचिंग देकर आप उसको करेक्ट करो। तो बेटर टू टॉलरेट एरर इन ए स्टूडेंट अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देयर सेल्व्स, आंसर विल बी फर्स्ट। इस तो टाइम ज्यादा हो जाएगा इतना एक्सप्लेन करूंगी तो, भी तो 12 ही क्वेश्चन हुए। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि आपको क्या लेना है,
टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स बताने। टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट, टीचिंग मुश्किल हो सकती है। डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड, हमारा डिजायर गोल, हमारा गोल क्या है, बच्चे को सिखाना। डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड, ये हमारा गोल होना चाहिए। ओनली, जहां पर ओनली आ जाए तो वो वैसे ही गलत हो जाता है। ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप लिंग्विस्टिक हैबिट डेवलप करोगे और कुछ हैबिट डेवलप नहीं करोगे। ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल बी एनहांस्ड, यानी कि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो सेकेंड लैंग्वेज की तरीके से आप उसको सिर्फ क्या करोगे, उसको एनहांस करने की कोशिश करोगे। ओनली आ गया तो गलत, ये तो दोनों गलत होंगे। टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट, टीचिंग मुश्किल हो सकती है, नहीं टीचिंग को आसान बनाओ, आप टीचिंग मेथड ऐसे यूज करो, शिक्षण विधियां ऐसे यूज करो, आप एड्स मतलब जो सामग्री होती है वो ऐसे यूज करो, बच्चे को मोटिवेट करो, बच्चे का एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट करो कि आप उसको इजीली सिखा सको। तो डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड, ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं, निर्मितवादी, निर्मितवादी जो क्या करते हैं, करके सीखते हैं, करके सीखते हैं, ठीक है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। और ऐसा करने वाले कौन कौन थे, ऐसा करने वाले क्या थे, जीन प्याजे, और कौन थे, ब्रूनर, जो एनसीएफ 2005 में साफ साफ कहा गया है कि ब्रूनर ने क्या कहा था, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराओ, कर कर सिखाओ। यानी कि ब्रूनर कौन थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, निर्मितवादी थे। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, लर्नर्स आर अनकरेज्ड टू, लर्नर्स कौन से होते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। अब इनको क्या करोगे, एनकरेज करोगे। एनकरेज कैसे करोगे, डिस्कवर द रूल ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल, यानी कि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हुए हैं, आप वहां से ग्रामर के रूल निकालने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या बात हो रही थी, निर्माण करना है, किसका निर्माण कर रहे हो, एग्जाम्पल से रूल का, यानी कि बात तो परफेक्ट है। बात किसकी थी, निर्माण करने की, और एग्जाम्पल से रूल निकाल दिया। डिस्कवर, खोज कर दी, द रूल ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल, ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड, अवॉइड एरर कंप्लीटली, अरे एरर को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते एरर को, गलत हो गया ये, अवॉइड नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करो, वहां से फिर सीखोगे। प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल मैकेनिकली, यानी कि आप वो जो सब्स्टिट्यूट मेथड था वो एक रोट लर्निंग का पार्ट था कि आपको एक सेंटेंस लिख दिया और उस पर फिर आप क्या करते रहो, ड्रिल करते रहो, बार बार अभ्यास करते रहो। नहीं भाई, गलत बात है। लर्न द ग्रामर रूल बाय रोट लर्निंग को तो वैसे ही काटा मार देते हैं, अवॉइड नहीं करेंगे कहीं पर भी कोई चीज को, और ऑलने वाले भी गलत हो जाते हैं। और ड्रिल का मतलब क्या होता है, भाषा को आप रट्टा मार मार कर सीख रहे हो, तो ये बात भी गलत हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्कवरी करना। कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, ब्रूनर है, जीन प्याजे, ये क्या कहते हैं, बच्चा करके सीखता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न, लैंग्वेज स्किल पहले तो तुम्हें पता है वो 4 ही होती है, सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना, ठीक है। ओनली, अब ओनली आ गया तो ये तो गलत है। ओनली थ्रू द रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट, यानी कि आप लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हो, सिर्फ रिटन टेस्ट क्लास में दे धड़ाधड़ टेस्ट होते रहे तो उससे क्या सीख जाओगे, नहीं सीख सकते। असाइनमेंट देकर रिटन टेस्ट से नहीं सीख सकते। इफ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब क्या होता है कि आप एक बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हो, ठीक है। अब लैंग्वेज में अब आप कुछ बहुत सारी चीजें उसको सिखा सकते हो, ठीक है। और लैंग्वेज में आप उसको मोटिवेशनल स्टोरी सुना सकते हो, सिखा सकते हो, मोटिवेशनल स्टोरी बता सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो लैंग्वेज सिखाते टाइम, कहता है लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न, कब सिखाई जाएंगी, यानी कि आप उसको इंटीग्रेट मैनर तरीके से। अब मान लो आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो और फिजिक्स पढ़ाते टाइम आपने मान लो चैप्टर को रीड करवाया, तब भी आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें बता सकते हो। देखो बेटा, इसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज की गई है, इसके अंदर प्लूरल यूज किया गया है, तो आप उसमें साथ साथ फिजिक्स पढ़ाते टाइम भी आप क्या सिखा रहे हो, उसको लैंग्वेज सिखा रहे हो। अब मैथ में जैसे कि मैथ, इंग्लिश में मैथ पढ़ाते हैं तो उसमें जैसे कि इधर या आइदर बोलते हैं जिसको, नीदर, अब ये हमारे नीदर नॉर, इधर और, ये क्या है हमारे पेयर है। अब ये मैथ को पढ़ाते टाइम उसके अंदर आ जाते हैं,
तब हम भूल जाते हैं कि इधर का मतलब क्या होता है कि वन साइड लेना है या फिर बोथ साइड लेना, वन साइड लेना है या बोथ साइड लेना है। आप पढ़ा तो मैथ रहे हो, लेकिन उसके अंदर भी आप इंग्लिश का यूज कर रहे हो, लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, यानी कि आप इंग्लिश को कैसे सिखा सकते हो, इंटीग्रेट करके। और इंग्लिश नहीं भाई, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा रहे हो ना, आप उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाओ, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाओ। और फिजिक्स पढ़ा रहे हो आप, जो हमारे प्लेनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, और यही चीजें हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो यानी कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करके हम लर्निंग करवा रहे हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवेल्युएशन स्ट्रेसेस ऑन, अब किसके ऊपर, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस टू इवेल्युएशन स्ट्रेसेस किसके ऊपर जोर देती है, वो किस पर जोर देती है, कंटेंट रेलिवेंसी एंड वोकैबुलरी, यानी कि कंटेंट के अंदर दम होना चाहिए और अच्छी अच्छी राइटिंग स्किल के अंदर अच्छी अच्छी आप सिनोनिम्स यूज करके, आप वोकैब यूज करके, मतलब डिफरेंट टाइप की वोकैब, मतलब अलग अलग वर्ड्स यूज करके आप उसको सजा सकते हो, सुशोभित कर सकते हो, अलंकृत कर सकते हो आप उसको। और फिर आपकी क्या होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 और 2। नीदर 1 और 2 का मतलब क्या होता है, कौन सा ही सही नहीं है, बोथ का मतलब दोनों सही है। तो यानी कि आपके कंटेंट में भी दम होना चाहिए, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। रिमेडियल, रिमेडियल क्या होता है, उपचारात्मक टीचिंग, यानी कि ये क्या होती है, उपचारात्मक, उपचार करना। आप कहीं गलतियां हो रही हैं तो आप उसको बच्चे को करेक्ट करवाओगे। टीचिंग इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल, ठीक है, रेक्टिफाइंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, यानी कि एक तो ये क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है लर्निंग स्किल्स के अंदर, और क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, गलतियां ढूंढता है बच्चे को कहाँ मिस्टेक कर रहा है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, यानी कि बच्चा मान लो मैथ सोल्व कर रहे हैं, अब बच्चे का क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पा रहा, हो सकता है कि वो, अब ये तो लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ तो लैंग्वेज का एग्जांपल दूंगी, गलती से मैंने मैथ का दे दिया, क्योंकि रिमेडियल टीचिंग हम हर सब्जेक्ट में करते हैं। मान लो अभी मैथ का एग्जांपल दे रही थी, बच्चे का आंसर मैच ही नहीं हो रहा, हो सकता है कि बच्चे को स्टेटमेंट ही ना समझ में आ रही, स्टेटमेंट समझकर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ना आ रही हो सकता है कि लैंग्वेज समझ में आ गई, फिर वो कहाँ गलतियां कर रहा हो, वो कैलकुलेशन करने में गलतियां कर रहा हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दूं मैं लैंग्वेज का, लैंग्वेज में कैसे होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ना समझ में आए एक तो, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, लेकिन बच्चा घर से रट कर आया था और लिखते टाइम वो उसको गया भूल, ठीक है, या उसकी वोकैब इतनी कमजोर है कि वो, मान लो टीचर ने जैसे कोई एक क्वेश्चन उसको पहले वाले दिन समझाया और लर्न करने के लिए दिया, अगले दिन बच्चे को उस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर जो वर्ड दिया था टीचर ने वो बदल दिया, उसकी जगह कोई सिनोनियम यूज कर लिया, और बच्चे को तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी। यानी कि उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया को रेक्टिफाई करना और उसको इम्प्रूव करना। तो आंसर क्या होगा, आंसर आइदर 1 एंड और 2 एंड, यानी कि या तो पहला ले लो या दूसरा ले लो या फिर दोनों, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। आर्टिकुलेशन एरर अकर, आर्टिकुलेशन एरर कब होगा, जब आप ढंग से कोई बात को बोल नहीं पाते हो, यानी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है या आपकी जीभ स्लिप हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, कि आप तुतला कर हड़बड़ाहट से जो साउंड निकालते हैं उसको बोला जाता है आर्टिकुलेशन एरर अकर ड्यू टू फॉर्म स्पीच हैबिट, स्लरिंग अवर एंड क्लिपिंग साउंड, यानी कि कांपती हुई जो आवाज होती है, घबराहट से हो जाती है, कई बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता या आप मोटिवेटेड नहीं होते हो, तो आपकी जो कांपने वाली जो आवाज निकलती है उसको ये बोला जाता है। ये किसी स्पीच वाली फॉर्म में एक दिन फिर इसके पार्ट्स करवाऊंगी। लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स, अब लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स का मतलब व्हेन ए चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, यानी कि मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशन हिज थॉट, विचारों को अभिव्यक्त करने में दिक्कत है, ट्रबल प्रोड्यूसिंग सम साउंड एक्यूरेटली, नहीं लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो इसकी कोई बात नहीं हो रही, यानी कि ये हो सकता है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, मीनिंग को समझने में कोई दिक्कत आती है, बच्चा मीनिंग को समझ नहीं पाता, या फिर समझ गया लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कई बार ये होता है ना कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा बैठे बैठे सारा सुन रहा है, उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन टीचर ने एकदम से कहा कि खड़ो हो इसका आंसर बताओ, तो बच्चा उन अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो क्या होती है, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। तो आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट देखो, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न,
लैंग्वेज स्किल कब अच्छी तरीके से सीखी जा सकती है? ये तो अभी थोड़ी देर पहले आया था। जब उनको कैसे सिखाओगे, इंटीग्रेटेड मैनर से सिखाओगे, तब उनको हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। संगीता इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 5th फर्स्ट एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। संगीता एक टीचर है, किसकी टीचर है? इंग्लिश टीचर है। कौन से क्लास को पढ़ा रही है? 5th को। पहले क्या एक्सप्लेन करती है? डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि जैसे कि मैंने कहा शी इज ए गुड गर्ल। सब्जेक्ट कौन था? शी, और शी क्या है? नाउन। नाउन नहीं है, क्या है ये? प्रोनाउन। क्या है ये? नाउन की जो जगह पर जो यूज कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ए क्या है? आर्टिकल। गुड क्या है? एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। और ये नाउन कौन सा है? ये कॉमन नाउन है, क्योंकि लड़की कोई भी हो सकती है। शी इज ए गुड गर्ल। अब उसने क्या किया? संगीता ने डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन शी टीचेस द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी कि पहले तो टुकड़ों में बता दिया। ये प्रोनाउन आप बता दिया कि प्रोनाउन को पहले यूज करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को पहले यूज किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब को यूज करेंगे अगर जरूरत है तो इसके अंदर फिर एडजेक्टिव लगाएंगे अदर। तो यानी कि पहले तो क्या कर दिया? टुकड़ों में कर दिया, और फिर क्या कर दिया? उसका सिंथेसिस कर दिया, यानी कि उन टुकड़ों को जोड़ दिया, सो दैट हर लर्नर कैन इजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इससे उसको जो सीखने वाला हर लर्नर्स कौन है? इसके जो स्टूडेंट्स हैं, संगीता के जो स्टूडेंट्स हैं, हर लर्नर्स आराम से उसको समझ पाते हैं। सी इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल। अब याद करो ऐसा प्रिंसिपल कौन था जिसमें पहले क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या कर देते हैं? सिंथेसिस। और ये शब्द तो उन्होंने लिख भी दिया, यानी कि उनको जोड़ देते हैं। तो ये कौन सा मेथड है? एनालिसिस टू सिंथेसिस। ऐसे आप मैथ में भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही मतलब क्या होता है? टुकड़ों में तोड़कर फिर आप उसको जोड़कर उसको समझाओगे। ये क्या? इंडक्शन टू डिडक्शन। अब इंडक्शन टू डिडक्शन, इसका मतलब तो क्या होता है? पहले क्या बताए जाएंगे? पहले बताए जाएंगे एग्जाम्पल। और इसका मतलब क्या है? पहले आपको क्या बताए जाएंगे? रूल। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े। और वो वाला नॉन पहले से जानता और बिना जानने वाला। एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। नेक्स्ट, यूनिट टेस्ट इज एन एग्जाम्पल। अब यूनिट टेस्ट कौन से होते हैं? जो साल के बीच में जो लिए जाते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट कौन से होते हैं? इवैल्यूएशन दो तरीके से करते हैं। एक तो क्या होता है? फॉर्मेटिव, और दूसरा क्या होता है? समेटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कितनी बार करते हैं? साल में 4 बार। और समेटिव कितनी बार करते हैं? 2 बार। यानी कि इसको फॉर्मेटिव को क्या बोला जाता है? FE। वैसे तो असेसमेंट होता है, ये इवैल्यूएशन नहीं होता, FA होता है। FA1, FA2, फिर आता है SA1, फिर आता है FA3, फिर आता है FA4, फिर आता है SA2। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो यूनिट टेस्ट मतलब एक चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद टेस्ट ले लिया। अब उसमें टीचर क्या करना चाहता है? टीचर चाहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सिखाने के लिए जो असेसमेंट की जाती है बीच बीच में जो होती है ना, ये तो होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो सिखाने के लिए की जाती है वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन लिख दिया तो आप क्या लिख सकते हो इसको? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है 100, हम पहुंचे 23 पर। तो सारे क्वेश्चन आज ही नहीं करेंगे, थोड़ी देर और पढ़ते हैं। अभी क्लास 48 मिनट की है, 1 घंटे की क्लास, 12-13 मिनट और क्वेश्चन करते हैं। Which of the following skill will not be strengthened by using textbook as a material for teaching? यानी कि बुक को लेकर, बुक को सामने खड़ा होकर टीचर पढ़ा रहा है और टेक्स्ट बुक को एज ए मटेरियल यूज किया है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? Which of the following skill will not be strengthened by using the textbook as a material? टेक्स्ट बुक को मटेरियल की तरह लेकर आप कौन सी स्किल को इंक्रीज नहीं कर सकते हो? अब टेक्स्ट बुक लेकर पढ़ा रहे हो तो आप कम्युनिकेशन तो कर ही नहीं रहे हो बच्चे के। ग्रामर बता सकते हो टेक्स्ट बुक से, उसको समझा सकते हो, उसको भावनात्मक राइटिंग बता सकते हो, लेकिन कहाँ आप टेक्स्ट बुक लेकर पढ़ा रहे हो तो बच्चा कम्युनिकेट तो कर ही नहीं रहा, वो तो टीचर ही पढ़ रहे। टीचर ने खड़े होकर टेक्स्ट बुक को मटेरियल की फॉर्म में लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो बच्चे की कौन सी स्किल, यहाँ पे लिखा था ना नॉट,
किसको नहीं बढ़ा रहे हो आप? कम्युनिकेशन स्किल को नहीं बढ़ा रहे हो, चाहे कम्युनिकेट नहीं कर पाता उस टाइम पर। नेक्स्ट देखो, ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट पोस्टेड इन द प्राइमरी स्कूल विच इज इन द एरिया ऑफ पंजाब। यानी कि हिंदी बोलने वाला टीचर है और उसकी पोस्टिंग आ गई। मोस्टली केवीएस के टीचर्स के साथ ही समस्या आती है। हिंदी बोलने वाला टीचर है और उसकी पोस्टिंग कहाँ आ गई? पंजाब में आ गई। सिंस ही डजंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, यानी कि लोकल लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी। अब हमें क्या सिखाया गया है एनसीएफ में? त्रिसूत्रीय 3 भाषाई सूत्र बताया गया। यानी कि पहले बच्चे को लोकल लैंग्वेज में सिखाओगे, फिर आप उसको उसकी सेकंड लैंग्वेज बताओगे, वो आपकी हिंदी भी हो सकती है, पंजाब में है तो उनकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है। और फिर एक क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में सिखाओगे, दूसरा सेकंड लैंग्वेज, पंजाब में है तो उनकी हिंदी और इंग्लिश हो सकती है, और तीसरी क्या होती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, उस टाइम पर इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज हो सकती है। तो वो टीचर को आती नहीं है, तो अब वो टीचर क्या करे? ही शुड, उसको क्या करना चाहिए? मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी। यानी कि खुद को हिंदी आती है तो बच्चों को फोर्सफुली आप मोटिवेट करने लग जाओ कि आप भी हिंदी सीख लो। नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते। कम्युनिकेट इन द इंग्लिश एज ए डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट, ये होती है बोली। कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लग जाए, एज इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम, क्योंकि उसके लिए मुश्किल था, टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट, यानी कि वहां की लोकल बोली को समझना उसके लिए मुश्किल था, तो वो इंग्लिश में बात करने लग जाए। नो, यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स ऑफ स्टार्ट टीचिंग, यानी कि जो बच्चों की जो लैंग्वेज थी उसको एक संसाधन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? उसको एक संसाधन की फॉर्म में यूज करे और स्टार्ट करे टीचिंग करना। हाँ जी, जो बच्चे समझ पाते हैं उसी को रिसोर्स समझे और फिर कोशिश करे पढ़ाने की। अप्लाई फॉर द ट्रांसफर, ट्रांसफर कैसे करते हैं? ऐसे थोड़ी ट्रांसफर हो जाती है मनमर्जी से, ट्रांसफर अप्लाई करने से थोड़ी ट्रांसफर हो जाती है। तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड। द स्टूडेंट लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल। अब रिपीटिंग मॉडल का मतलब कौन सा था? सब्स्टिट्यूट मेथड। टीचर ने एक मॉडल दे दिया, उसी को फिर बच्चा रिपीट करता रहे। सेंटेंस दैट टीचर प्रोवाइड, यानी कि टीचर ने एक मॉडल सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया और बच्चा उसको रिपीट कर रहा है। दे मेमोराइज, उसको फिर याद कर लेता है। सेट फ्रेजेस एंड रिसीव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यानी कि उसी जो सेंटेंस को रट्टा मारा उसको मेमोराइज कर लिया, उसको पुनर्बलन देता रहा। फ्रॉम देयर टीचर व्हेन दे परफॉर्म ड्रिल, यानी कि उसके ऊपर अभ्यास करता रहा। दिस मेथड इज, अब दिस मेथड का क्या बोलेंगे? साइलेंट वे तो हो नहीं सकता, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी नहीं हो सकता, कम्युनिकेटिव अप्रोच की कोई बात ही नहीं हो रही, मेथड्स की बात हो रही है। तो वैसे तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड, ट्यूट मेथड। लेकिन अब हमारे पास सब्स्टिट्यूट ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑडियो लर्निंग मेथड होता है ना, इसको भी हम कई बार सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है उसको भी हम सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर लेते हैं, उसी के ऊपर बार बार अभ्यास करवाते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं, और क्या होता है उसमें मॉडल सेंटेंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर होगा। अगर यहाँ ऑप्शन में इसकी जगह पर साइलेंट वे की जगह पर सब्स्टिट्यूट लिखा होता तो यू शुड गो विद सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए करवाई जाती है? सीखने के लिए करवाई जाती है। और मैंने असेसमेंट के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे है कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे होती है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख लेना। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो बच्चे को सिखाने के लिए, एक होता है सीखने के लिए और एक होता है सिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? सिखाने के लिए का मतलब क्या आ गया? फॉर लर्निंग, सिखाने के लिए की जाती है। अकॉर्डिंग टू एनसीफ 2005, एनसीफ 2005 में क्या कहा गया है? लर्निंग ऑफ इंग्लिश ए, उसका मतलब लर्निंग का मतलब क्या है? इंग्लिश को क्यों सिखाना है? उसको एक तो आप फर्स्ट लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं सिखाओगे, उसको सेकंड लैंग्वेज की फॉर्म में सिखाओगे। टू सबस्यूम द लैंग्वेज दैट ए चाइल्ड एक्वायर नेचुरली फ्रॉम हर हिज होम एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि एनसीएफ में साफ साफ कहा गया है कि बच्चा क्या करता है? बच्चा एक्वायर करता है। एक होता है लर्न करना और एक क्या होता है? एक्वायर करना। एक क्या होता है? एक्वायर करना। और एक्वायर किससे करता है? एक्वायर करता है अपने सोसाइटी से, या किससे करता है? अपने होम से, ठीक है। क्योंकि नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था? बच्चे में क्या होता है? LAD, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होता है। भाषा को बच्चा क्या करता है? अर्जन करता है,
या उसका क्या करता है, अधिग्रहण करता है, जिसको बोला जाता है एक्वाइजेशन। डन। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, अपने घर से या अपने पास पड़ोस से बच्चा एक्वायर करता है, ये तो सही लिखा है। टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज इन इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन विद लैंग्वेज रिलेटेड इम्पेयरमेंट, नहीं ऐसा कोई स्टैंडर्ड साइन नहीं देंगे। टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी एट द स्टेट लेवल फॉर इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एट द प्राइमरी, देखो एनसीएफ में साफ लिखा गया है कि पहले से 5वीं तक तो आप उसको मदर टंग में पढ़ाओ, और हो सके तो आप 8वीं तक भी, 8th तक भी आप मदर टंग को या रीजनल लैंग्वेज को यूज कर सकते हो पढ़ाते टाइम। टू एनेबल नॉलेज एक्वाइजेशन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चा क्या करता है, एक्वायर करता है। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रेफर टू असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एक आता है तुम्हारे पास CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी कि बार बार आप क्या लेते हो, ये FA और SA लेते हो, ये लगातार चलते रहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या करते हो, आप बच्चे की सारी तरह की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, ठीक है, यानी कि स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक सब चीजों को चेक करते हो, उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव, और इसको क्या बोला जाता है, व्यापक। और इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। ठीक है, तो लगातार व्यापक मूल्यांकन के अंदर आप क्या लेते हो, समेटिव असेसमेंट टेस्ट टू असेसमेंट ऑफ, इसका आंसर क्या आना चाहिए, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक, मतलब आप शैक्षणिक चीजें भी चेक करोगे और आप क्या चेक करोगे, बाकी सारी चीजें। बाकी इसका आंसर ये भी हो सकता है, समेटिव असेसमेंट टेस्ट जो ऐसे होते हैं उसके अंदर भी बच्चे का पूरा चेक किया जाता है। देखो एक मिनट, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर टू असेसमेंट, अब असेसमेंट की बात हो रही है, तो असेसमेंट की बात हो रही है तो ये आंसर नहीं आएगा। इस समेटिव के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं, जो ऐसे होता है ना उसके अंदर ये भी पार्ट होता है और ये भी पार्ट, यानी कि बच्चे ने जो बुक्स में जो पढ़ा और बच्चे का जो व्यवहार रहा, ठीक है, बच्चे बोलने में कैसा है, बच्चे का सोशल नैतिक मोरल कैसा है, वो सोशल कितना है, मोरल कितना है, उसके बाद स्पोर्ट्स में कितना है, यानी कि उसकी सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है समेटिव इवैल्यूएशन में। उसके पूरी साल की एक डायरी तैयार की जाती है और वहां पर साफ लिखा होता है बच्चे ने इतने शरारत करी है, इतने नंबर लेकर आया, स्पीच देने में ऐसा था, स्पोर्ट्स में ऐसा था, ये सब चीजें। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा समेटिव असेसमेंट टेस्ट, SC। इन रिमेडियल टीचिंग, टीचिंग इज कैरिड आउट कॉन्टिन्यूअसली, लगातार पढ़ाया जाएगा। टीचिंग एंड टेस्टिंग इज कैरिड आउट, टीचिंग ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन कैरिड आउट, टीचिंग टेस्टिंग एंड रीटीचिंग, आप पहले बच्चे को पढ़ाओगे, फिर उसका टेस्ट लोगे, फिर उसको रीटीच करोगे, जहां दिक्कत थी वहां पर रीटीच किया जाता है। इसका मतलब रिमेडियल टीचिंग में क्या आता है, टीचिंग करवाई जाती है, टेस्ट लिए जाते हैं, फिर रीटीच किया जाता है। टेस्ट किस लिए जाते हैं, उसके बाकी पार्ट्स कैसे हैं, वो कहां पर वीक है, कहां पर स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, द एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज, इसका एम क्या है, डायग्नोज करना। डायग्नोज करने का मतलब तो होता है कि आप पहले ही बच्चे को चेक करो, चैप्टर पढ़ाया और अभी आप उसे क्वेश्चन पूछ के देख लो, अभी चैप्टर पढ़ाकर आप हटे हो, टॉपिक पढ़ाकर आप हटे हो और उसी टाइम आप उसको चेक कर लोगे, तो आप क्या कर रहे हो, उसका डायग्नोज कर रहे हो। टू एलिमिनेट इनएफेक्टिव हैबिट्स, हैबिट्स को एलिमिनेट कर रहे हो, या रीटीच इनकरेक्टली लर्न्ड स्किल्स। रिमेडियल में क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। उपचार करेंगे तो क्या करेंगे, एलिमिनेट इनएफेक्टिव हैबिट्स, उसकी जो बुरी आदतें हैं उसको एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेट करना मतलब रिमूव करोगे, हटाओगे। और रीटीच इनकरेक्टली लर्न स्किल्स, जो बच्चे ने गलत सीख लिया, आपने टेस्ट लिया तो आपको पता चल गया कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको रीटीच करोगे। तो दोनों आंसर क्या होंगे, सही होंगे। आंसर क्या होगा, 2 और 3। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, व्यापक, और व्यापक तरीके से मूल्यांकन किस में करते हैं, समेटिव असेसमेंट में करते हो। इन CCE implies that all the aspects of a child personality have to be observed, यानी कि बच्चे की पर्सनैलिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। बच्चा शरारत कितनी कर रहा है, बच्चा बुक्स में नंबर कितना लेकर आ रहा है, बच्चा स्पोर्ट्स में कितना कर रहा है, बच्चा गालियां कितनी दे रहा है, बच्चा शरारत कितनी कर रहा है, मतलब सारे के सारे उसके एस्पेक्ट्स को कहाँ इंक्लूड किया जाता है, इस कॉम्प्रिहेंसिव में। ठीक है,
स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व, नहीं अकेला ये नहीं करेंगे, नॉन स्कॉलस्टिक ये भी नहीं करेंगे, यानी कि दोनों किए जाते हैं। स्टूडेंट शुड बी असेस्ड रेगुलरली, नहीं ऐसा भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक इज, टेक्स्ट बुक को किसकी तरह यूज करोगे, ये आपकी तरह, आपके लिए क्या है, एक एड्स का काम करता है, ये आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, सिलेबस देता है और रिसोर्स बुक, यानी कि आप पढ़ा रहे हो, अब हो सकता है कि आपको बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में आपको सिलेबस चेक करना हो, आपका ये इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा, आपकी ये रिसोर्स बुक की तरह काम करेगा, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ए चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 3, तीसरी क्लास में बच्चा पढ़ता है और क्या कहता है, आई ड्रंक द वाटर, ओह माय गॉड, क्या लिख दिया, ड्रंक। अब देखो बच्चे को क्या आदत थी, बच्चे को आदत थी कि ईडी लगाकर आप जैसे कि प्ले, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ठीक है। ऐसे ही बच्चे ने क्या किया, ड्रिंक, अब ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, ड्रिंक, ठीक है। अब बच्चे को ये लग रहा था कि ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बना दी जाती है, तो उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया ड्रिंक भी बना दिया और ईडी भी बना दिया, यानी कि ये तो कुछ ऐसा शब्द ही नहीं होता, कोई वर्ड ही नहीं होता है। उसको ये पता था ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म बना दी जाती है, तो ड्रंक लिखा हुआ था, उन्होंने लिख दिया आई ड्रंक द वाटर, क्या बना, ड्रंक वाटर, मतलब आई ड्रंक वाटर मतलब मैंने पानी पिया, आई प्लेड मैं खेलने गया या मैंने खेला, तो यहाँ पर क्या किया है, हैज नॉट लर्न ग्रामर रूल, उसको ग्रामर के रूल नहीं पता, हाँ नहीं पता उसको ग्रामर के रूल। शुड मेमोराइज द करेक्ट सेंटेंस, उसको याद कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये बात हजम हो रही है। हैज ओवर जनरलाइज्ड द रूल फॉर मेकिंग पास्ट टेंस वर्ब शोइंग दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, यानी कि यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ओवर जनरलाइज्ड, यानी कि जो जनरल रूल था उसको क्या कर दिया, ओवर द रूल ऑफ मेकिंग पास्ट बनाते टाइम, आंसर कौन सा होगा, वैसे तो ये भी था लेकिन ये दे रखा है, तो अब करेक्ट क्या होगा, ये इज केयरलेस एंड नीड्स टू बी टोल्ड दैट शी शुड कॉन्शियस ऑफ सच एरर्स, मतलब उसको ध्यान देना चाहिए, नहीं सबसे पहले ये वाला आंसर है कि उसने क्या कर दिया, ओवर जनरलाइज्ड कर दिया रूल का। When young learners are taught, छोटे बच्चों को जब सिखाया जाता है टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंचुएशन, जब उनको स्पेलिंग सिखाई जाती है और उनको पंचुएशन सिखाया जाता है, दे विल एनहांस देयर फ्लुएंसी, नेचर देयर क्रिएटिविटी, नर्चर देयर क्रिएटिविटी, उनको क्रिएटिविटी नर्चर हो जाते, फल फूल जाते, शार्पन देयर लिसनिंग स्किल, अब आप क्या सिखा रहे हो, स्पेलिंग सिखा रहे हो, ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, देखो स्पेलिंग सिखा रहे हो तो स्पोकन की तो कोई बात नहीं हो रही है, स्पेलिंग तो आप कैसे करवाओगे, उसको क्या करवाओगे, या तो आप उसको क्या करवाओगे, रीड करवाओगे, या आप उसको क्या करवाओगे, राइट करवाओगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर किसकी बात नहीं कर रहे हो, स्पोकन की बात नहीं कर रहे हो। जब स्पोकन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, फ्लुएंसी की बात करते हैं, ठीक है। और इनकी जब बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं। रीड और राइट में क्या बात करते हैं, एक्यूरेसी, तो फ्लुएंसी तो क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, देखो पंचुएशन क्या होते हैं, ये कॉमा लगाना, ये इस तरीके से लगाना, फुल स्टॉप लगा देना, ये क्या आती है, हमारी पंचुएशन आती है। अब ये किस में बात करते हैं, ये स्पेलिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पंचुएशन की, इसका मतलब रीडिंग की करवा रहे हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर स्ट्रेस देकर बोलना है, और कहाँ पर आपको बिना रुके बोलते जाना है, या फिर आपको राइटिंग की करवा रहे हैं। और रीडिंग और राइटिंग में क्या आनी चाहिए, एक्यूरेसी, और जब बोलने की बात आती है तब हमारी क्या आनी चाहिए, फ्लुएंसी। और फ्लुएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 35 तक कर लेते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर इज the main responsibility of a language teacher as a facilitator is to create a number of opportunity for the learners to use language meaningfully. उसका काम क्या है, टीचर का काम क्या है कि लर्नर सीखने वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे जिससे बच्चा मीनिंगफुली सीख पाए। टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट, काफी सारी इंफॉर्मेशन दे और बच्चा उसको सुने। टू स्ट्रिक्टली, अब स्ट्रिक्ट तो आप कर ही नहीं सकते हो, ये तो गलत हो गया।
टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन, यानी कि जोर जोर से बच्चा चीख चीख कर बच्चा सीखे और उसको एक्सप्लेन करे, तो गलत होगा। आप बच्चे को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो एंड मेक द लर्नर लिसन टू इट, इंफॉर्मेशन दे दिए बच्चे ने सुने, नो। आप क्या करोगे, टू क्रिएट द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप उनके सामने अपॉर्चुनिटीज तैयार करोगे फॉर द लर्नर, सीखने वाले के लिए, टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली, जिससे बच्चा क्या करे, उस लैंग्वेज को मीनिंगफुली समझ पाए और उसी से वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, लर्न करेगा, यानी अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट हो गया, क्लास को अभी यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, आप कमेंट्स जरूर करना, ताकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करवा पाऊँ। एग्जाम बिल्कुल पास से सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर। थैंक यू।